डेमोक्रेटिक लिबर्टी यानी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। दोस्तों, मानव विकास को समझने के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मानव से संबंधित जो भी जीवाश्म हैं, फॉसिल्स हैं, उनका अध्ययन किया जाए। मनुष्य के विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण केवल उनके जीवाश्मों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। डार्विन के समय से अब तक प्राइमेटों के जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उन्हें दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है या संग्रहित किया गया है। पहला अवानरीय यानी जो वानर से संबंधित नहीं है। दूसरा वानरीय यानी जो वानर यानी बंदर से संबंधित है। अवानरीय प्राइमेटों के जीवाश्मों का प्रारंभ क्रिस्टेसिस और आदि नूतन कल्पों से होता है। यद्यपि अभी तक ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ही पाए गए हैं, तथापि ऐसा अन्य स्थानों में निरीक्षण के अभाव के कारण है, न कि जीवाश्मों के अभाव के कारण। ये बात हमें समझनी होगी। इन दो स्थानों में सीमित होने के कारण ये प्रारंभिक जीवाश्म आज के आदि प्राइमेट टार्सियस से मिलते जुलते हैं। आदि नूतन कल्प के बाद प्राइमेटों का विकास पृथ्वी के दो भागों में विभक्त हो गया है। नवीन संसार यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में विकास प्लेटिराइन यानी चिपटी नाक वाले अर्थात बानर, और प्राचीन संसार यानी अफ्रीका और एशिया में कैटराइन यानी उभरी और निचले रंध्रयुक्त नाक वाले अर्थात मानवाकार कपी, मानवाकार बानर की दिशाओं में अग्रसर होने लगा है। इन दो तरह से इनका अध्ययन आगे बढ़ रहा है। प्रारंभिक मानवाकार कपियों के जीवाश्मों के विभिन्न प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। उनमें पहला पैरापिथिकस। इस जीवाश्म का पता मिस्र में प्राप्त अल्प नूतन काल के केवल जबड़ों द्वारा ही लगा है। यद्यपि इसका दंत सूत्र यानी डेंटल फॉर्मूला आधुनिक मानवाकार कपियों यानी मानवाकार बानरों के समान था, तथापि जबड़े की बनावट अभी भी टॉर्सियर जैसी ही थी, जो उसके टॉर्सियर जैसे पूर्वज से वंशागत होने की ओर संकेत करती है। दूसरा प्रोप्लियोपिथिकस। प्रोप्लियोपिथिकस का भी मिस्र के अल्प नूतन युग से प्राप्त हुए एक जबड़े द्वारा ही पता लगा है। अल्प नूतन प्राप्त युग से इस जबड़े के प्राप्त होने से अनुमानतः यह छोटे गिब्बन के बराबर था और मानवाकार कपियों की दिशा में पैरापिथिकस से एक कदम आगे था। यद्यपि इन दोनों जीवाश्म में केवल जबड़ों के रूप में होने के कारण मानव विकास पर अधिक प्रकाश ये नहीं डालते, फिर भी उनसे विभिन्न बातों का बोध अवश्य होता है। जैसे पहला, अल्प नूतन युग में जैसे पुरातन काल में भी मानवाकार कपी उपस्थित थे, तथा दूसरा, मानवाकार कपी यानी मानवाकार बानर का विकास टॉर्सियर जैसे प्राइमेट से बिना बानर की अवस्था से गुजरे ही हुआ है। वानर मानवाकार कपियों से प्राचीन माने जाते हैं। अतएव मनुष्य की विकास श्रृंखला में वानर अवस्था का अनुपस्थित होना आशा के प्रतिकूल सा जान पड़ता है, परंतु ये जीवाश्म अत्यंत प्राचीन होते हुए भी वानरों के कोई लक्षण नहीं प्रस्तुत करते, अपितु इनमें मानवाकार कपियों के गुण प्राप्त होते हैं। इसके बाद ड्रायोपिथिकस आता है। ड्रायोपिथिकस के मध्य नूतन युगीन जीवाश्म प्राचीन संसार के कई भागों में प्राप्त हुए हैं। इसके चरणक यानी मोलर टिथ
चरणक दंत जिसको बोलते हैं हिंदी में, मोलर टीथ की धरातल यानी बेस की प्रतिकृति गिब्बन और बृहद कपी और मनुष्य में भी पाई जाती है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ड्रायोपिथिकस संभवतः मनुष्य सहित सभी मानवाकार कपियों के सामान्य पूर्वज थे। चौथे नंबर पे आता है लिम्नोपिथिकस। पूर्वी अफ्रीका के मध्य नूतनयुगीन स्तरों में पाया गया जीवाश्म वर्तमान गिब्बन से काफी मिलता जुलता है। गिब्बन की भांति इसके दर्नक दंत यानी कैनाइन टीथ लंबे थे और भुजा यानी बाहु यद्यपि अपेक्षाकृत छोटे होते थे, फिर भी वो वानरों के अनुपात में लंबे थे। अतएव इन्हें वानर और मानवाकार कपी के बीच का कहा जा सकता है। पांचवा आता है प्रोकॉन्सल्स। प्रोकॉन्सल्स का जीवाश्म कीनिया यानी अफ्रीका में प्रारंभिक मध्य नूतन युग के स्तरों से प्राप्त किया गया। इनका मुख माउथ वानरों का सा, परंतु टीथ दांत प्रतिकृति मानवाकार कपियों जैसी थी। नितंब अस्थियों से यानी लिम्स, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, भुजाएं, पैर इनके थलगामी थे, न कि वृक्षगामी होने का आभास होता है। मध्य नूतन युग के कपियों में केवल डायोपिथिकस को ही मानव विकास की दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ कहा जा सकता है, क्योंकि इसके दांतों के दंताग्रों यानी कस्प का प्रतिरूप यद्यपि वर्तमान मनुष्य में नहीं तो इनमें अवश्य पाया जाता है, जो वर्तमान मनुष्य के पूर्वज समझे जाते हैं। इस सत्य में यदि तनिक भी संशय रह जाता है तो वो यह है कि डायोपिथिकस के कैनाइन मनुष्य से कहीं अधिक लंबे हैं और मनुष्य के पूर्वज में इतने लंबे कैनाइन यानी दर्नक दंत, जबकि स्वयं मनुष्य में ये इतने छोटे होते हैं, संभव नहीं जान पड़ते हैं। सच तो यह है कि मध्य नूतन युग के स्तरों में पाए जाने वाले सभी जीवाश्मों में दर्नक दंत यानी कैनाइन लंबे, नुकीले और बहुत निकले हुए हैं, जो मानव विकास का लक्षण नहीं है। छठे नंबर पे आता है ओरियोपिथिकस। ओरियोपिथिकस का जीवाश्म इटली में टस्कनी की कोयले की खानों के मध्य नूतन युग के स्तरों से प्राप्त किया गया। इसका छोटा मुंह दर्नक यानी रिड्यूसिंग छोटे होते कैनाइन तथा जबड़ों का आकार वानरों से दूर और मानवाकार कपियों के समीप था। अपने दांतों की बनावट में यह स्वयं मनुष्य के समान था, यद्यपि इसकी नितंब अस्थियां यानी लिम्स, अपर लिम्ब, लोअर लिम्स वानर के समान थी। तथापि मेरुदंड की अग्रिम कशेरुकाएं यानी वर्टिब्रा की बनावट से उसके खड़े होकर चलने का संकेत मिलता है। अतएव यदि ये अनुमान सही है तो हमें ओरियोपिथिकस में नूतन जीव महाकल्प के प्रारंभिक मानव का प्रथम दर्शन मिलता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस ये शब्द अपने आप में बहुत ही भ्रामक है। 1924 ईस्वी में रेमंड डार्ट को दक्षिणी अफ्रीका में टोंग्स नामक स्थान में कई ऐसी खोपड़ियां प्राप्त हुई जो मानवाकार थीं। डार्ट ने उन्हें ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का नाम दिया था। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का अर्थ है कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला कपी यानी वानर। अतएव इसका ऑस्ट्रेलिया देश से कोई संबंध नहीं है। 1936 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका के ही स्टर्कफॉन्टेन नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूम ने ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के अन्य जीवाश्म अत्यंत नूतन युग के स्तरों से प्राप्त किए। मानव के सभी जीवाश्म इसी युग से प्राप्त किए गए हैं।
अतएव इसे मानव विकास का युग कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का जीवाश्म इस युग के अन्य सभी जीवाश्मों में अधिक मानवाकार था। यहाँ तक कि इसके कुछ लक्षण मनुष्य से भी मिलते थे। उदाहरणार्थ खोपड़ी की मेरुदंड पर अग्रिम स्थिति उसके खड़े होकर चलने का द्योतक है। ललाट का गोलाकार होना, भौं अस्थियों का भारी होते हुए भी उभार का न होना, जबड़े की आकृति कुंतकों यानी इंसाइजर का छोटा तथा कम नुकीला होना, यद्यपि दर्नक यानी कैनाइन लंबे होते थे। कुल्हे की इलियस बोन नामक अस्थि का चौड़ा होना तथा अन्य बहुत से गुणों में ऑस्ट्रेलियोपिथिकस मनुष्य के इतने निकट था कि उसे मानव परिवार यानी होमिनिडी में समाविष्ट करना स्वाभाविक हो जाता है। कपाल गुहा यानी स्कल खोपड़ी का आयतन 600 घन सेंटीमीटर में अवश्य ही यह मनुष्य की कपाल गुहा जो 1000 घन सेंटीमीटर से थोड़ा छोटा था, और विशेष विचार करने के लिए रखने वाले इस गुण को अत्यधिक महत्व देते हैं। परंतु जो भी मनुष्य का पूर्वज होगा उसकी कपाल गुहा यानी खोपड़ी का आयतन डायमीटर वर्तमान मनुष्य से अवश्य ही कम होगी। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस में यह बात महत्व की है कि उसकी कपाल गुहा का आयतन मनुष्य से कम होते हुए भी वर्तमान मानवाकार कपियों से अधिक था। फिर भी ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के मनुष्य के पूर्वज होने में एक शंका रही जाती है, और वह यह है कि दोनों के अलग अलग युग में पैदा होने का वर्णित होने का समय का ये एक संभावना, एक शंका रह जाती है। यह सर्वविदित है कि जिस युग में ऑस्ट्रेलियोपिथिकस था उसमें उससे अधिक विकसित मानव उपस्थित थे। अतएव मनुष्य का पूर्वज होने के लिए ऑस्ट्रेलियोपिथिकस की उपस्थिति और पहले होनी चाहिए थी, इसके पहले होनी चाहिए थी। अब हम आते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस पूर्वी अफ्रीका के टैंगिंका स्थान से होमो हैबिलिस नामक कुछ विकसित मानव आकृति का जीवाश्म प्राप्त हुआ। इसके आविष्कर्ता LSB लीके, पीवी टॉबियस तथा JR नेपियर इस मानव की लंबाई 4 फुट और हाथ अधिक विकसित थे, ऐसा उन्होंने पाया। करण और झोपड़ी बनाने के काम आते थे। इसकी क्षमता की इस प्रकार की आविष्कारक क्षमता की ओर संकेत करता है। इसकी कपाल गुहा का आयतन लगभग 680 घन सेंटीमीटर जो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस से अधिक था। अब हम आते हैं 9वें पे, पिथिकैंथ्रोपस। पिथिकैंथ्रोपस या जावा का मानव, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिलचस्प बात है। जावा का मानव सेना के सर्जन यूजीन दुबुआ को अपने विद्यार्थी काल से ही यह विश्वास था कि मनुष्य का जन्म स्थान एशिया में संभवतः जावा में था। अपनी धारणा की पुष्टि के लिए वे जावा गए और वहां की अत्यंत नवीन युग की चट्टानों से कुछ अस्थियां प्राप्त की, जिन्हें उन्होंने 1894 ईस्वी के पिथिकैंथ्रोपस अथवा जावा का मानव के नाम से वर्णित किया। इसने देखा कि इस जीवाश्म की कपाल गुहा 900 घन सेंटीमीटर थी, जो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस से अधिक और मनुष्य से कुछ ही कम थी। जांग की हड्डी से इसके सीधे होकर चलने का आभास होता है। अब 10वें नंबर पे साइनेंथ्रोपस आता है। साइनेंथ्रोपस यानी चीन का मानव। चीन में पीकिंग से लगभग 40 मील दक्षिण पश्चिम की ओर
चाओकुटिंग नामक गांव के अत्यंत नूतन युग के मध्यवर्ती स्तरों से एक और जीवाश्म सन 1927 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, को साइनेंथ्रोपस या चीन का मानव कहा गया। जावा और चीन के मानवों की अत्यधिक समानताओं की वजह से एक दूसरे को एक पहले की जाति समझा जाता है और बहुधा उसे पिथिकैंथ्रोपस पिकिनेंसिस का नाम दिया जाता है। पिथिकैंथ्रोपस पिकिनेंसिस का नाम इस दोनों को मिला करके दिया गया। इस मानव की कपाल गुहा का आयतन 900 से 1300 घन सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर मनुष्य के समान थी तथा इसके जीवाश्मों के साथ पत्थर के अनेक औजार यानी उपकरण प्राप्त हुए। इनसे इनमें उद्योगों के प्रचलन का पता चलता है। आसपास कोयले के कण प्राप्त होने से उनके अग्नि प्रयोगी आग का प्रयोग करने वाले तथा कई लंबी हड्डियों की चीरी दशा में होने से पाए जाने से उनके मानव भक्षी होने का संकेत मिलता है। इसके बाद आते हैं हाइडेनबर्ग मानव। सन 1907 में जर्मनी में हाइडेनबर्ग नामक स्थान में अत्यंत नूतन युग के प्रारंभिक स्तरों से एक जबड़ा प्राप्त हुआ जिसके दांत वर्तमान मनुष्य के समान थे, ठुड्डी का अभाव था, अतः स्पष्ट है कि यह पूर्णतः मानव नहीं बन पाया था। उसके बाद हम आते हैं स्वांस्कोप मानव। सन 1935-36 में A.T. मार्स्टन को इंग्लैंड के स्वांस्कैप नामक स्थान में मानव कपाल की भीतिका अस्थि यानी पैराइटल बोन, स्कल की पैराइटल बोन की 2 हड्डियां प्राप्त हुई। यद्यपि इन अस्थियों की मोटाई मनुष्य की पैराइटल बोन यानी भीतिका अस्थि से अधिक थी, तथापि कपाल गुहा का आयतन 1300 घन सेंटीमीटर यानी मनुष्य के समान हो गया था। इस गुहा के सांचे से यह भी अनुमान लगता है कि मस्तिष्क के धरातल का परिवलन यानी डायामीटर भी बहुत कुछ मनुष्य जैसा ही था। इसके बाद हम आते हैं स्टीनहाइम मानव। सन 1933 में जर्मनी के स्टीनहाइम नामक स्थान में एक पूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई जिसका काल स्वांस्कैप मानव के समान था। रचना द्वारा यह पिथिकैंथ्रोपस और मनुष्य के बीच की कड़ी प्रतीत होती है। इसका कपाल गुहा का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, भौं की उपस्थिति घटित यानी रेसिडुइंग तथा जबड़े बहुत कुछ मनुष्य जैसे थे। उसके बाद आते हैं निएंडरथल मानव। सन 1856 में जोहेन कार्ले फ्लूरोटे नामक स्थान में मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ जिसे निएंडरथल मानव का नाम दिया गया। बाद में लगभग ऐसे ही जीवाश्म संसार के अन्य भागों फ्रांस, बेल्जियम, इटली, यूरेशिया, मध्य एशिया, चीन और जापान तक में मिले। तथापि निएंडरथल मानव होने के अब तक भी अब तनिक भी संदेह नहीं है। फिर भी इनके सदृश अस्थियों वाले चेहरे से इनका पुष्टा आभास होता है। भौं की अस्थियां उभरी, जबड़े बड़े तथा यद्यपि दांत सर्वथा मनुष्य समान तथा ठुड्डी का अभाव था। इसमें कुछ ऐसे गुण भी थे जो वर्तमान मनुष्य के नहीं मिलते, जैसे कपाल गुहा का आयतन 1600 घन सेंटीमीटर जो मनुष्य से अधिक होना और चर्मक गुहिका माउथ कैविटी जिसको बोलते हैं उसका बड़ा होना। इतना ही नहीं, उसकी नितंब अस्थियां जो लिम्स बोन है उनकी मोटी, टेढ़ी और बेडौल थी जिससे उनके लड़खड़ा के चलने का आभास होता है। अतएव एक ओर जहां इसके मनुष्य के अनेक गुण थे
तो दूसरी ओर और कई बड़ी भिन्नताएं भी थीं। अतएव निएंडरथल मानव को मनुष्य विकास की मुख्य शाखा की एक और उपशाखा भी हम मान सकते हैं। अंतिम हिम युग में इस मानव के अवशेषों का न मिलना यह संकेत करता है कि मनुष्य के आगमन पर या तो ये नष्ट कर दिए गए या हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण द्वारा उसी के परिवार में विलीन हो गए। सामाजिक व्यवस्था में निएंडरथल मानव अब तक के सब मानवों में आगे थे। इनमें अपने मृतकों को गाड़ने की प्रथा थी और इनके औजार उच्चतम थे। निएंडरथल सदृश अफ्रीकी तथा एशियाई मानव के बारे में भी जान लेना बहुत आवश्यक है। सन 1921 में उत्तरी रोडेल्जिया यानी अफ्रीका से 1931-32 में जब जावा की सोलो नदी के पास से और सन 1953 में संदाहा अफ्रीका में मानव की खोपड़ियां प्राप्त हुई, जिन्हें क्रमशः रोडेल्जिया 16 संदाहा मानवों का नाम देते हैं। ये सभी को मानव अपने अधिकांश लक्षणों में निएंडरथल मानव सदृश थे। यद्यपि कपाल गुहा के आयतन में वे निएंडरथल से कम अर्थात मनुष्य सदृश ही थे। उपयुक्त इन उपलब्धियों से यह पता चलता है कि निएंडरथल मानव का विस्तार बहुत ही विस्तृत था। अब हम आते हैं क्रो मैग्नान। आधुनिक मानव दक्षिणी फ्रांस में क्रो मैग्नान नाम के स्थान से वर्तमान मनुष्य के निकटतम पूर्वजों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इन्हें क्रो मैग्नान मानव अथवा आधुनिक मानव, जिसको होमो सेपियंस कहते हैं, ये इनका नाम दिया गया है। इनकी अस्थियों से न केवल इनके लंबे सुडौल सुदृढ़ बुद्धिमान होने का आभास होता है, वरन वर्तमान यूरोपीय जातियों से इन्हें पृथक कर सकना अत्यंत कठिन हो जाता है। चित्रकला इनमें बहुत ही उन्नति पर थी। इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने मानव के विकास की विभिन्न श्रृंखलाओं के बारे में अलग अलग उनके नामकरण जो हुए अलग अलग कालों में, उसके बारे में हम जानने का प्रयत्न कर रहे थे। इसी के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।